जो मैंने पहले सुना था कि ये बंद स्कूल है और वहां पर इतनी जो है महान हस्तियों को यहाँ पर बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का। अभी जब मैं आने के बाद सीमा मोर मैम ने राजेंद्र सिंह जी के बारे में बताया कि रिटायर्ड डीआईजी हैं, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक गेम्स में गए हैं। मैं बड़ी उपलब्धि ये नहीं मानता सर आपकी, मैं माफी चाहता हूं, पर मैं आपकी बड़ी उपलब्धि ये नहीं मानता कि आप रिटायर्ड डीआईजी हैं, आप मेडल लेके आए हैं। मैं आपकी बड़ी उपलब्धि ये मानता हूं कि आपके जो बच्चे हैं ना, जो सीमा मैम हैं, सुमन मैम हैं और जो आपकी बच्चियां हैं और उसके साथ जो ये दीपक सर जो है, तो ये जो आपके बच्चे हैं, जो ये बच्चे कामयाब हैं और जो ये जीवन में चारों तरफ सुगंध बिखेर रहे हैं ना, इसके लिए मैं आपको नमन करता हूं सर हाथ जोड़ के। किस आदमी ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में क्या अचीवमेंट की, कितने पैसे कमाए, ये कुछ मायने मैं मानता हूं कि नहीं रखते। मैं ये मानता हूं कि जिस आदमी के बच्चे कामयाब है ना, अगली पीढ़ी कामयाब है और उनके लिए लोग इकट्ठे होते हैं, उस आदमी का जीवन सफल है। आप धन्य आदमी हैं सर। मैम सीमा मैम जो है कह रही थी कि जो है अपने घर वालों के लिए ताली बजवा रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं सीमा मैम कि आपके घर वाले इस लायक हैं कि लोग ताली बजाएं। मैं सुन रहा था कुछ लोग जो हैं यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, सभी लोगों का मैं नाम नहीं जानता हूँ, पर्सनली नहीं जानता हूँ, पर मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप लोग हमारे इस कार्यक्रम में आए, जितने लोग भी हैं, ये स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, इनके पेरेंट्स भी हैं बहुत सारे, जो हमारे बुलाए हुए पर यहाँ पर आए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का करता हूँ। मेरे ख्याल से ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जो आईसीएस कोचिंग सेंटर के बारे में नहीं जानता होगा। आईसीएस कोचिंग सेंटर 2008 में शुरू हुआ था। 2008 में हम लोगों ने सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू करवाई थी। कुछ लोग ग्रेजुएशन करके हमारे पास आते थे, कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करके हमारे पास आते थे, कुछ लोग उसके बाद में भी आते थे, क्योंकि हरियाणा में 42 साल की उम्र तक नौकरी लग सकते हैं। कुछ लोग फिर धीरे धीरे 12वीं पास करके आने लग गए। कुछ लोग नौकरी लगने में लेट हो गए। उन्होंने कहा कि सर अगर आप हमें स्कूल के स्तर पर मिले होते, आपने हमें स्कूल में पढ़ाया होता तो हमारी नौकरी थोड़ी सी कम उम्र में लग जाती। तो धीरे धीरे बहुत सारे बच्चों ने यही बात पकड़ी और हम लोगों ने शुरू किया स्कूल की पढ़ाई का भी सफर। 2 साल हम लोगों ने ट्यूशन पढ़ाए। बच्चा स्कूल में जाएगा, शाम को हम ट्यूशन पढ़ाएंगे, लेकिन जो हमारा ट्यूशन का लेवल था वो स्कूल की पढ़ाई से ज्यादा था। अब बच्चा जाकर के स्कूल में और ट्यूशन के नाम पर ये सोचता है कि ट्यूशन पर जाएगा, होमवर्क करके वापस आ जाएगा, तो वहां पर फिर थोड़ा सा जो क्लेश सा होने लग गया, बच्चे बर्डन फील करने लग गए। फिर हम लोगों ने फील किया कि हमें स्कूल की पढ़ाई करवानी चाहिए, ट्यूशन से काम नहीं चलेगा। और 3 साल से, हम पिछले 3 साल से स्कूल की पढ़ाई भी करवा रहे हैं। हमारे पास बच्चे 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में पढ़ते हैं। जिस प्रकार से बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं और इंजीनियर बनते हैं, दुनिया के सबसे बढ़िया, नीट की तैयारी करते हैं, सबसे बढ़िया दुनिया के डॉक्टर बनते हैं, भारत में सबसे बढ़िया डॉक्टर पूरी दुनिया के, सबसे बढ़िया इंजीनियर, सबसे बढ़िया मैनेजर आईआईएम के थ्रू बनते हैं, तो वे सभी लोग अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ कोचिंग भी लेते हैं। उसी प्रकार से हमने सोचा कि जो लोग डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, जो इतने इंटेलिजेंट बच्चे नहीं हैं, जो एक नॉर्मल बच्चे हैं, अधिकतर बच्चे नॉर्मल ही होते हैं, उनके सामने कोई रास्ता नहीं है, तो हम लोगों ने उनके लिए शुरुआत की कि हम लोग सरकारी नौकरी की तैयारी साथ साथ करवाएंगे। बच्चे की स्कूल की पढ़ाई भी होती रहेगी और उसकी सरकारी नौकरी की तैयारी भी हो जाएगी। देखिए, अगर किसी को नौकरी चाहिए 40 साल में, तो वो कॉलेज में जाए, यूनिवर्सिटी में जाए, खूब सारी डिग्रियां करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से फिर तैयारी करे। लेकिन अगर जो है नौकरी चाहिए थोड़ी सी जल्दी 30 साल की उम्र में, तो वो भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक जा सकता है, लेकिन पीएचडी उसको छोड़नी पड़ेगी। कोई 25 साल की उम्र में सरकारी नौकरी चाहता है तो वो बीए एमए तो कर सकता है, लेकिन उसके बाद नौकरी करनी पड़ेगी, नौकरी की तैयारी करनी पड़ेगी।
कोई अगर 20-21 साल की उम्र में नौकरी चाहता है तो उसको 12वीं क्लास पास करने के बाद तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि मेरे घर की कंडीशन उतनी बढ़िया नहीं है, मेरे घर में कमाई के साधन नहीं है, तो जब स्कूल की पढ़ाई हो रही है, स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ अगर अपनी तैयारी कर लेंगे तो स्कूल की तैयारी के साथ साथ सरकारी नौकरी की तैयारी हो जाएगी और 18 साल की उम्र में सरकारी नौकरी लग सकते हैं। मैं आपको बहुत गर्व के साथ ये बात बता रहा हूँ कि हमारी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, उन ब्रांचेज में पढ़ के बहुत सारे बच्चों ने सैनिक स्कूल का एग्जाम पास किया, बहुत सारे बच्चों ने राइस स्पोर्ट्स स्कूल जो पहले हुआ करता था, अब राइस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो गया है, तो वो जो यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट पास किया। बहुत सारे लोगों ने आर्मी पब्लिक स्कूल का पेपर पास किया। कुछ लोग उन स्कूलों में चले गए और कुछ लोग हमारे पास ही पढ़ते रहे। एडमिशन का प्रोसीजर पूरा होने के बावजूद भी कुछ लोगों ने 12वीं क्लास तक हमारे पास पढ़ाई करी, 11वीं में, 12वीं में, कुछ ने 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, और वे लोग 12वीं क्लास पास करते ही कुछ लोग 17 साल की उम्र में अग्निवीर के थ्रू आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में लग सकते हैं। कुछ लोग 18 साल पूरा होते ही 12वीं क्लास पास करते ही नौकरी लग गई। तो मैं आप लोगों के बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूं। हम लोगों ने जो पहला काम था कि जो स्कूल में पढ़ाई होती है, स्कूल की डिग्री जो मिलती है उतनी पढ़ाई, उसके साथ साथ कोचिंग और चला करके बच्चों को सरकारी नौकरी की तैयारी भी साथ साथ हो जाए। जो हम पढ़ाते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी, तो वो पढ़ाई और स्कूल की पढ़ाई लगभग बराबर है। अगर टीचर बढ़िया तरीके से पढ़ाता है और उन बेसिक बातों को समझाता है तो स्कूल की पढ़ाई बोझ ना होकर के आसान हो जाती है। बस एक ही बार सीखना है। तो जो पढ़ाई 5वीं, 6वीं, 7वीं क्लास में होती है, जो 8वीं, 9वीं, 10वीं क्लास में होती है, लगभग सारे पेपर उन्हीं में से आते हैं। अगर वो पढ़ाई बढ़िया तरीके से करवा दी जाए तो उससे बोर्ड की पढ़ाई भी बढ़िया होगी, स्कूल में पढ़ाई में मन लगेगा और फिर सरकारी नौकरी भी लग सकते हैं। उस रास्ते पर हम लोग चले हुए हैं और उसी रास्ते पर जो ये डीपीएस स्कूल है, यहाँ आईसीएस के कोलिब्रेशन से हम लोगों के यहाँ पर क्लासेस चलेंगी, यहाँ पर टीचर्स भी रहेंगे, तो यहाँ के बच्चों की पढ़ाई डबल तरीके से चलेगी। जो यहाँ फिजिकल टीचर्स पढ़ा सकते हैं वो पढ़ाएंगे, और नहीं तो जो टेक्नोलॉजी बेस्ड पढ़ाई हमारी पूरे देश में चलती है, जिसके दम पर लाखों बच्चे कामयाब हो चुके हैं, यहाँ के बच्चे भी उसी रास्ते पर चल करके कामयाब होने वाले हैं। पेरेंट्स के मन में एक सवाल ये रहता है कि बच्चा स्कूल की भी तैयारी भी करेगा और कोचिंग भी करेगा तो बर्डन फील करेगा। मैं आपको ये आश्वस्त कर रहा हूँ कि जो ये कोचिंग होती है और जो स्कूल की पढ़ाई होती है, ये दोनों चीजें एक जैसी हैं। जब मेरी क्लास चलती तो मेरी क्लास के बाद कोई बच्चा ये नहीं कहता कि मैथ समझ में नहीं आया। मेरी क्लास लेने के बाद कोई बच्चा ये नहीं बोलता कि जो है हम लोगों को मैथ अब मुश्किल लग रहा है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हमारे स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से ये हैं, जितने लोग जो ये ताली बजा रहे थे, फूल फेंक रहे थे, तो ये हमारे बच्चे ही हैं। मेरी क्लास लेने के बाद आप लोगों में से किस किस को मैथ मुश्किल लगता है? उसके बाद मैथ आसान है मुश्किल है? आसान है। अब मैथ आसान है तो फिर साइंस मुश्किल है क्या? रीजनिंग, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, साइंस, ये सारी पढ़ाई प्रॉपर यही सरकारी नौकरी की तैयारी है और यही स्कूल की पढ़ाई है, सेम टू सेम। और ये आसान है, आसान तरीके से पढ़ाई जा सकती है। खेल खेल में ये पढ़ाई हो जाएगी और बच्चा 12वीं पास जब करेगा तो ये नौकरी के रास्ते पर होगा। देखिए, अभी जो मैंने अपनी स्पीच शुरू की मैंने राजेंद्र सिंह मोर जी के बारे में थोड़ा सा बोल करके। मैं सभी लोगों से अब और बात करता हूं कि ये बच्चे नौकरी लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे। आज चैलेंज ये नहीं है, ये सरकारी नौकरी लगेंगे, प्राइवेट नौकरी लगेंगे, विदेश में जाएंगे, अपने देश में काम करेंगे। अब चैलेंज ये नहीं रहा। सब लोगों को ये पता है कि जो बच्चा मेहनत करेगा कामयाब हो ही जाएगा, यहाँ पढ़ लेगा। और भी बहुत सारे स्कूलों में, ये नहीं कह सकता कि सिर्फ आईसीएस में पढ़ाई हो रही है। भारत एक पढ़ा लिखा देश है, भारत को विश्व गुरु बोलते थे, अब जो है लेकिन वो गुरु परंपरा थोड़ी सी कम है। लेकिन ऐसा हाल नहीं है कि भारत की पढ़ाई बढ़िया नहीं है। भारत में बहुत बढ़िया पढ़ाई, बहुत अच्छे टीचर हर जगह अवेलेबल है, और उन्हीं के कारण से भारत में आज भी कभी जो है सबसे बढ़िया इंजीनियर की बात होगी, डॉक्टर की बात होगी, मैनेजर की बात होगी, सीईओ की बात होगी, बढ़िया कंपनियों की बात होगी, तो ऐसा नाम नहीं है कि भारत पिछड़ा हुआ है। बहुत अमीर लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया पढ़ाई है,
जो लोग मिडिल क्लास के लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं या गरीब लोग हैं, वहां पर पढ़ाई की थोड़ी सी किल्लत है। उन लोगों के लिए हम लोगों को विचार करना चाहिए और वही काम आईसीएस करता है। एक बहुत सस्ती फीस पर बहुत अच्छी पढ़ाई दे करके बच्चों को कामयाब करता है। कई लाख बच्चे सरकारी नौकरी में आईसीएस में पढ़ के हैं, तो नौकरी तो लग ही जाएंगे, पढ़ ही जाएंगे, कामयाब हो ही जाएंगे। आज हमारे सामने जो बड़ा चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि हमारा बच्चा नशे के रास्ते पर ना चले। जब मैं बचपन में देखता था तो गांव में कहीं पर ये दारू वारू के ठेके होते नहीं थे, वो शहर वहर में एकाधी जगह दिखते थे और वहां पर भी तभी कुछ नहीं जगह पर। लेकिन अब आप कहीं से कहीं तक जाएं, सड़कों के ऊपर इस प्रकार से दारू के ठेके हैं। गांव के चारों तरफ कई गांव तो ऐसे, सोनीपत में छोटा सा गांव है, उसमें मेरे ख्याल से 500 आदमी भी नहीं होंगे। उस गांव के चारों कॉर्नर पर ठेके हैं। गांव एक्वायरमेंट में आ गया, चारों तरफ सड़क बन गई, सड़क उस कॉर्नर पर भी, उस पर भी, उस पर भी, उस पर भी। मतलब उधर के आदमी को ऐसा भी नहीं करना कि उधर जाकर के लेकर आनी है, घर के नजदीक बस 100 मीटर की दूरी पर ठेके। तो पहला काम, अपने बच्चों को नशे से अगर आप बचा गए तो बड़ी उपलब्धि है आपकी। दूसरे नंबर पर, अपराध इतना ज्यादा फैला हुआ है। पहले जैसे अपराधियों का नाम हम तो सुनते नहीं थे, जो पुलिस पकड़ने आई ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन अब मेरे ख्याल से हरियाणा का ऐसा कोई गांव बचा नहीं है जहां पर 2, 4, 10, 20 आदमी 10 नंबर ही नहीं है, जिनकी तलाश पुलिस को नहीं है। और अगर कोई गांव ऐसा बचा हुआ तो मैं तो मानता हूं कि उस गांव के आदमी बहुत साधुवाद के पात्र हैं। तो अपने बच्चों को नंबर 1 नशे से बचाना है, नंबर 2 अपराध से बचाना है। थोड़ा सा पढ़ाई में कमजोर है, थोड़ा सा अच्छा है, ये बात तो वो देख लेगा। लेकिन अगर नशे में पड़ गया, अपराध में पड़ गया। तीसरे नंबर पर जो आज के टाइम पर सबसे बड़ी समस्या चल रही है वो लड़के और लड़कियों के अनमैरिड टाइम में गलत संबंधों के हैं। किसी लड़के के किसी के साथ अफेयर चल रहा है, किसी के लड़कियों का जो कहीं चल रहा है। अब जो बच्चे 2-2, 4-4 लड़के लड़कियों के साथ इधर उधर टाइम स्पेंड करके, फिजिकल रिलेशन बना करके, और जो अपने आप को इस प्रकार से जो है टाइम पास करते हैं, फिर वे कहते हैं घर में मुझे शादी नहीं करनी, तो वे लोग शादी करके अच्छा घर कैसे बसाएंगे। ये सिर्फ लड़कियों की गलती नहीं है, लड़के लड़कियों का दोनों का हाल बहुत खराब है। आप कहीं से कहीं पर भी गुजर जाइए, गांव के अंदर भी ओयो टाइप के होटल खुलने लग गए हैं। वहां पर गलत कामों के अलावा और कौन सा काम होता है। हम लोगों को अपने बच्चों का ये ध्यान रखना है। सब लोग ये सोचते हैं हमारा बच्चा शरीफ है, ऐसा कोई नहीं सोचता कि हमारा बच्चा बदमाश है। लेकिन वो बच्चा जब संगत में जाकर के देखता है तो हम बहुत बच्चों को बिगड़ते देखते हैं और फिर पेरेंट्स फूट फूट करके रोते हैं कि हमारे बच्चे ने हमें धोखा दे दिया, हम तो सोचते थे बहुत ज्यादा शरीफ है, इसने कुछ देखा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ है। हर एक माँ बाप का काम सिर्फ फीस देना नहीं है, सिर्फ अच्छे स्कूल तक भेजना नहीं है। जो लोग अपने बेटे और बेटियों को दिल्ली मिल्ली गुड़गांव सीकर पटना भेज करके ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा सही रास्ते पर है, तो ये वहां पर जो क्लब चलते हैं उनमें लड़के और लड़कियां कहां से आकर के घुसते हैं, जो दिन रात वहां पर जो शराब पीते हैं, नशा करते हैं, रेव पार्टियां करते हैं और गलत काम करते हैं। अपने बच्चे को मैं कहूंगा अपनी छाती के नीचे रखना, अपने पास रखना और हर रोज बच्चे का हाल देखना कि खुश रहता कि दुखी रहता है। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, घर के हर एक आदमी को देखे कि आदमी खुश है कि दुखी है, ये सही रास्ते पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वो जहां भी पढ़ रहा, हमारे पास पढ़ाओ, कहीं भी पढ़ाओ, जहां पढ़ा रहे हो वहां जाकर के अपने बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट जरूर लेते रहना। महीने में 20 दिन में इससे ज्यादा टाइम मत लगाना। सबसे बड़ा एसेट क्या बता रहा हूं मैं आप लोगों को, अपने आप सोच के देखो, अगर आपकी अगली पीढ़ी खराब हो जाए तो आप क्या करोगे। 10 रुपए कम है ज्यादा है, 1 प्लॉट कम है ज्यादा है, 1 किला कम है ज्यादा, किसी पर बिजली नहीं पड़ रही। अमीर आदमी भी इसी धरती पर रहता, गरीब आदमी भी इसी धरती पर रहता है। अमीर आदमी भी वही खाना खाता, गरीब आदमी भी वही खाना खाता, कोई फर्क नहीं है। फर्क क्या है, जिसके घर में शांति है, जिसका घर बढ़िया है, जिसकी अगली आने वाली पीढ़ी बढ़िया है। जिस आदमी ने अपनी आगे आने वाली पीढ़ी पर ध्यान नहीं दिया वो आदमी फूट फूट करके रोएगा फ्यूचर में। तो सबसे बड़ा काम फीस देना नहीं है, सबसे बड़ा काम है अपनी पीढ़ी को संभाल के रखना। अपने बेटा बेटी का ये ध्यान रखना कि उसका संगत किन लोगों के साथ है, उठ बैठ किन लोगों के साथ है और डेली दिनचर्या का उनका काम क्या चल रहा है। अगर आज इन बातों से चूक होती है तो फिर बहुत गलत रास्ते पर बात जाएगी। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ये समाज को दिशा देने वाले लोग बैठे हैं, ये यहाँ पर लीडर्स लोग बैठे हैं। यहाँ पर लोग ऐसे नहीं है कि कोई चला करके बैठ गया, ऐसी जगहों पर सब लोगों का मन नहीं लगता।
कि परिमल सर आएंगे, कुछ लोग और एजुकेशनिस्ट आएंगे, टीचर्स आएंगे, वहां शिक्षा की बात होगी। वहां पर जाने वाले लोग बहुत काबिल होते हैं, काबिले तारीफ होते हैं, समाज को दिशा देने वाले लोग होते हैं। सिर्फ अपना घर नहीं बचाना, अपना गांव और अपना एरिया बचाना होता है। गांव में सब लोग नशा करेंगे, 2 दिन आगे पीछे आपके बच्चे का नंबर आएगा, और गांव में कोई नशा करेगा ही नहीं तो फिर आपके बच्चे का नंबर कैसे आएगा। अपने बच्चों को आज घर से बहुत ज्यादा दूर भेजने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाए, पढ़े, शाम को वापस आपके पास आए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आज कितनी बार हम ये बात सुनते हैं कि बच्चों को पढ़ा लिखा करके अमेरिका सेटल कर दिया, माँ फ्लैट में अकेली तड़पती तड़पती मर गई, पड़ोसियों को पता भी 10 दिन बाद लगा। अब ऐसी प्रोग्रेस का, ऐसी तरक्की का, ऐसे बच्चे पाल करके, पढ़ा करके और दूसरी जगह सेटल करके जो बुढ़ापे में हमारे काम ही नहीं है, तो फिर क्या करें। सबसे बढ़िया क्या लगता है, सबसे बढ़िया परिवार क्या, हम लोग बड़े होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, फिर बच्चों की शादी होती है, उनके और बच्चे होते हैं, और परिवार बढ़ता फलता फूलता। तो ये सब चीजें देख करके किस आदमी को खुशी नहीं होती। अब हमने यहाँ पर अपने बच्चे को पैदा किया, पैदा करके उसको अमेरिका भेज दिया, वहां जाकर के क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, किसके साथ शादी हुई, किसके साथ नहीं हुई, फिर क्या रह गया वहां पर। वहां जाकर के देश दुनिया में अब हम अपने बच्चों को देख ही नहीं सकते, तो फिर क्या रह गया। अभी एक हमारे रिलेटिव है, एक यहीं पर रहते हैं, अपने पिताजी के पास, पिताजी एक्सपायर हुए, बीमार हुए, उनकी पूरी सेवा करी। दूसरा बेटा ऑस्ट्रेलिया सेटल है, तो वहां से यहाँ पर देखने भी नहीं आ पाया। जब एक्सपायर हुए उसके बाद 1 दिन बाद आई। अब जैसे डिक्लेयर डेड भी 1 दिन बाद इसलिए करना पड़ा क्योंकि बेटा नहीं आ सकता था, डेड डिक्लेयर होने के बाद फिर अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में ही उनको रखा गया, अगले दिन आया। तो ये ऑस्ट्रेलिया था, वो आया गया। कुछ लोग तो ऐसे होते जो आ ही नहीं पाते हैं। तो अपना परिवार कैसे बनाना है, आगे की पीढ़ी कैसे बनानी है, इन बातों के ऊपर हर एक आदमी को विचार करना चाहिए। और सिर्फ अपने घर और सिर्फ अपने बच्चों पर नहीं, पूरे गांव पर ध्यान रखिए। नशे को फैलने से बचाइए, अपराध को फैलने से बचाइए, लड़के लड़कियों के गलत संबंधों को फैलने से बचाइए। लास्ट बात और बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपने बच्चों को भी इस लायक बनाइए कि वे विश्वास पात्र हो, उसकी कही बात को आप भी माने और गांव देश समाज भी माने। जैसे मैं यहाँ पर आया, मैं जो बातें बोल रहा हूँ सभी आदमी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, सभी आदमी इस बात को ध्यान से सुनने के बाद अपने जीवन में भी इंप्लीमेंट करेंगे। इस बात का मतलब परिमल सर कुछ बात कह रहे हैं तो उसकी कुछ वैल्यू है। ऐसे ही विश्वास पात्र आदमी और लोग होने चाहिए कि उनके ऊपर देश, गांव, समाज विश्वास करे। पहले के जमाने में ऐसे बड़े बूढ़े हुआ करते थे, वो जैसा बोलते पूरा गांव वैसा मानता था। ये समय आगे बदला और उस प्रकार के लोग नहीं रहे, वो पंचायतें नहीं रही, वो बड़े बूढ़ों की इज्जत नहीं रही, और वो इसलिए नहीं रही क्योंकि उस प्रकार से निष्पक्ष लोग नहीं रहे, वैसी बातें करने वाले लोग नहीं रहे, जो अपने और पराये में भेद किए बिना सही और गलत बात बोले। तो उस प्रकार से बड़े बुजुर्गों की जरूरत है, उन लोगों के आशीर्वाद की गांव देश समाज को जरूरत है, और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी ऐसा ही बनाना चाहिए कि वो अपने पराये का भेद छोड़ करके सही और गलत बात को करे, और सही और गलत बात उस बात के ऊपर देश समाज को आगे चलाए। इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। देखो, सारी बातें एक बार में नहीं हो सकती हैं, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, परिवार कैसे पाले, बच्चों को कैसे पाले, बहुत साइकोलॉजी की किताबें, फिलॉसफी की किताबें लिखी गई हैं कि भाई देश समाज दुनिया के साथ किस प्रकार का बिहेवियर करें। लेकिन कुछ बातें हम हिंट के तौर पर, और फिर बहुत सारी बातें हमारी सोशल मीडिया के ऊपर आती है। आईसीएस कोचिंग सेंटर के नाम से, बबीता मैम के नाम से, मेरे परिमल कुमार के नाम से बहुत सारे इंस्टा पेज बने हुए, फेसबुक पेज बने हुए, यूट्यूब पेज बने हुए हैं। हमारी वीडियोस वहां पर डलती रहती है, बहुत सारी हमने चला रखी, बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी चला रखी है। तो इस प्रकार की चीजें हम बार बार डालते रहते हैं। अभी सीमा मैम ने जो है जिक्र किया था कल पीटीएम का, पीटीएम के अंदर बबीता मैम ने जो बोला था, तो इस प्रकार की चीजें हम लगातार बोलते रहते हैं। हर महीने के सेकंड सैटरडे पेरेंट्स को बुलाते हैं, कोचिंग सेंटर के जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स को बताते हैं भाई आपका बच्चा सही चल रहा है, गलत चल रहा है, ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। और जो ज्ञान और तजुर्बा सरस्वती माता ने, भगवान ने हम लोगों को दिया है, उस ज्ञान को हम लोग सोचते हैं कि हर जगह पर जाकर के हम लोग ये दें। और इस प्रकार से जैसे ये तो चलो हमारा सेंटर है, हमारा स्कूल है, कोई भी स्कूल हमें कहीं भी बुलाता है, चाहे दूर चाहे पास, हम लोग वहां जाकर के
जो हमें पता है, जो हम लोगों के पास ज्ञान है, इस विधा को हर जगह जाकर के देके आते हैं। हम कभी मुंबई भी गए हैं, दिल्ली भी गए हैं, राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में गए हैं, अपने स्कूलों के अलावा बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोग बुलाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया प्रयास भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, और उसी प्रयास के कारण आज शिक्षा जिंदा है। लेकिन और ज्यादा बेहतर प्रयास की जरूरत है। सरकार का भी ध्यान इस पर थोड़ा सा और ज्यादा जाना चाहिए। जिस प्रकार से रोड बहुत बढ़िया बने, पिछले 10 साल में कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि रोडों का विकास नहीं हुआ। नहरों का विकास, एयरपोर्ट का विकास, रेलवे का विकास, जो ये पोर्ट होते हैं, जल क्या बोलते हैं उसको, जो जल के जो जैसे वहां पर जो शिप आकर के रुकते हैं, वहां सामान उतरता और चढ़ता, बंदरगाह, उनके विकास बहुत ज्यादा हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली का विकास बहुत हुआ है। उस हिसाब से स्कूलों में पढ़ाई का विकास नहीं हुआ। सरकारी स्कूलों में तो बच्चे लगातार कम हुए हैं और प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ाई का वो स्तर नहीं रहा। हमारे पास कंपटीशन में पढ़ने आने वाले बच्चे, जब ये बच्चे जो अभी हाँ कर रहे थे कि हाँ हमें मैथ्स, जीके, रीजनिंग सब अच्छा लगता है, लेकिन जब ये शुरुआत में आते हैं तो इनको जमा, घटा, गुणा और भाग भी नहीं आती। कई बार इनको दशमलव नहीं आता, इनको प्रतिशत नहीं आता, इनको अनुपात नहीं आता। बहुत बेसिक बातें भी इनको सिखानी पड़ती हैं, और ये सब सिखाने के कारण सरकारी नौकरी लगना कई बार थोड़ा सा लंबा काम हो जाता है। जो बच्चे हमारे पास पढ़ने आ रहे हैं, ये निश्चित तौर पर मेहनत कर रहे हैं। पेरेंट्स को उनको संभालना चाहिए, लेकिन 1 साल में नौकरी लग जाएंगे या 6 महीने में नौकरी लग जाएंगे, इस प्रकार से ये पॉसिबल नहीं है। बच्चों को उचित मौका दे पढ़ने का, अपने आप को विकास करने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का। मुझे अपनी तरफ से इतनी ही बातें कहनी थी। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर इतना ध्यान जरूर रखेंगे कि वे पढ़ाई लिखाई के साथ जुड़े रहें, नशे से बचे रहें, अपराध से बचे रहें। लड़के लड़कियों के अनैतिक संबंध जो बनते हैं, उस रास्ते पर बच्चे ना चले, और एक सामाजिक आदमी हम बना करके छोड़े अपने बच्चों को। वो एक जिम्मेदार आदमी हो, वो न सिर्फ अपने परिवार का ध्यान रखे बल्कि गांव और समाज का भी ध्यान रखे। इन बातों के ऊपर आप सभी लोग जरूर ध्यान देंगे। थैंक यू वेरी मच। दो बातें मैं अनिल कुंडू जी के बारे में भी कहना चाहूंगा। सीमा मैम के हस्बैंड हैं, सफीदों से हैं, हमारी सफीदों ब्रांच को आ जाओ सर, थोड़े से शर्मीले हैं।